हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 1 के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग पूरी केमिस्ट्री की बैकबोन कही जा सकती है, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंदी भी होगा और ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं इसका रिकॉर्ड करूँगा। क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो तुम्हें समझने में दिक्कत होगी। कुछ पार्ट मैं लिख के रखूँगा, जो लिखने वाला पार्ट है मैं लिख के दिखाऊँगा। तो इट विल बी ए ब्लेंड ऑफ राइटिंग ऑन स्क्रीन राइट नाउ और प्रीवियसली रिटन, ठीक है। तो मेरे को छोड़ दो, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसके पैरेलल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीओसी, ठीक है। तो जीओसी और केमिकल बॉन्डिंग साथ साथ चलेंगे, दोनों कंसेप्चुअल चैप्टर है। मतलब पैरेलल का मतलब है कि सॉलिड स्टेट के बाद शुरू हो जाएगी जीओसी। तो फिर बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग ठीक से कर ली, बढ़िया से पढ़ रहे हो, ध्यान रख रहे हो अपना। ये बात ज़रूरी है, ये ध्यान रखनी ही है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग हमेशा से जानते हैं कि नोट्स हमें कहाँ पे मिलेंगे। नोट्स हमें मिलेंगे अपनी वेबसाइट पे dexterchem.in पे जाएंगे। ये चांद सितारे इसलिए लगाए हैं क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है ना। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? dexterchem.in पे मिल जाएंगे। अध्याय बैच पे क्लिक करोगे, चैप्टर नाम पे क्लिक करोगे, प्रॉब्लम शीट भी मिल जाएगी और लेक्चर नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग जो प्रॉब्लम शीट है उसे डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से सीधे क्लिक करोगे तो सीधे वेबसाइट पे ले जाके तुम्हें वहीं से डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हमें बात करनी है केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो बैकबोन है पूरी केमिस्ट्री की। अगर ये अच्छे से आ गई, और जितनी मैंने पढ़ाई, देखो हो सकता है कहीं पर ज़्यादा पढ़ाई जा रही हो सकता है कहीं पर कम पढ़ाई जा रही हो, ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छी, लेकिन रिलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितनी पढ़ा रहा हूँ, अगर तुमने उतनी सीख ली तो मेंस में, एडवांस में और नीट में, तीनों में केमिकल बॉन्डिंग का कोई सवाल तुमसे गलत नहीं होगा। मैं पूरी बात लिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। होल्ड ऑन योर नर्व्स, तसल्ली से पढ़ना। और देखो यार, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने का, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने का। तुम्हारा तरीका प्रीवियसली कुछ और हो सकता है, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो, या फिर अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं से मत पढ़ो, फिर मेरे से पढ़ो और मेरे तरीके से सीखो। क्योंकि तरीका जब मिसमैच होगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो तरीके पे फोकस रखेंगे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, उस पर बात करेंगे, ठीक है। पहला लेक्चर है, बहुत हल्का रखेंगे, आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे करेंगे। अब केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। एक बार ट्राई करो जरा कि कितने लोगों ने केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन को सुना है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर तुमने ये बात डेफिनेशन पहले सुन रखी तो एक बार मतलब कमेंट करके बताना, या कम से कम लाइक करके बताना कि सर हाँ यही डेफिनेशन सुनी थी, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुमने यही डेफिनेशन सुन रखी और ये करेक्ट डेफिनेशन है। कि व्हेन टू और मोर एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम सच दैट दे कैन एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर स्पीशीज। मतलब दो एटम इस तरह से पास आ रहे हैं कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर स्पीशीज की तरह एग्जिस्ट कर सके, वो रिलेशनशिप में आ सकें, वो बॉन्ड बना सकें। तो ऐसे इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर स्पीशीज जिनसे बने हैं, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। टेक्निकली बोलें तो इसे ये भी बोल सकते हैं कि दे कैन एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर स्पीशीज सो दैट ए केमिस्ट कैन स्टडी अबाउट देम। अगर केमिस्ट उसे पढ़ सकता है तो फिर हम उसे कहेंगे क्या है, वो केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के, दो एटम्स के, दो ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में लगने वाला वो फोर्स है, या आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स है, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर स्पीशीज की तरह एग्जिस्ट कर सके, तो हम उसे कहेंगे केमिकल बॉन्ड। अब हमें केमिकल बॉन्ड के बारे में पता लग गया, तो ये पता लग गया केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। अब हमें बात करनी है केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, हाउ दे आर फॉर्म। देखो किसी भी चीज़ को जानने के तीन ही तरीके हैं, कि मतलब तीन लेवल्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हाट एवरीबडी नोज, हाउ सम पीपल नो, एंड व्हाई वेरी फ्यू पीपल नो। जैसे हम सब लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट हमें पता है, हाउ कुछ लोगों को पता है ना कि कैसे करनी, वही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, नहीं सारे तो नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कुछ लोगों को पता है हाउ दे हैव टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी। व्हाट एवरीबडी नोज कि क्या करना है, आईआईटी की तैयारी करनी, क्या करना है, आईआईटी की तैयारी करनी। हाउ कैसे करनी है, उसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान हर किसी के पास नहीं है, और जिसके पास है वही सेलेक्ट हो रहा है।
तो भाई स्टे ट्यून्ड रहो, मैं तुम्हें आईटी तक ले जाऊंगा। हाउ मेरे को पता है ना, मेरी एक्सपर्टाइज है इसमें। और वाई, कि हमें आईटी की तैयारी क्यों करनी है, इसके बारे में कमेंट करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे तो मेरे को खुशी मिलेगी कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर आईटी। सोचो अपने बारे में एक बार कि हम क्यों तैयारी कर रहे हैं। अब ये मत लिखना कि सर उससे पैसे मिलेंगे, ये बिल्कुल मतलब ये तो मतलब मैं नहीं मानता कि वो तो सीए करके ही मिल जाते हैं, वो तो आईएएस मतलब जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है टीचर उसे ही मिलते हैं। लेकिन तुम्हें इंजीनियरिंग क्यों करनी है, अगर इसका तुम कमेंट करके जवाब दे सकते हो तो देखते कितने लोग देते हैं जवाब। तो हाउ इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? अ केमिकल बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, या फिर दूर दूर से फोर्स लगाएगा। वो लाइन मैंने लिखी नहीं जानबूझ के, क्योंकि वो वीक फोर्सेस है, उनके बारे में लिखना जरूरी नहीं है। थोड़ा यार गला खराब है, मौसम तुम जान ही रहे होगी, दुनिया भर में बरसात हो रही है और वायरल फीवर चल रहा है, तो मेरी भी तबीयत थोड़ी सी आज गड़बड़ है, तो गले में खराश वराश हो रही है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड अगर हम कैसे लिखें, टाइप ऑफ बॉन्ड में क्या होगा? पहला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, फिर कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और वीक फोर्सेस। ये 6 तरह के बॉन्ड हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और वीक फोर्सेस। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सबके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हमने टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात की। क्या कि आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और वीक फोर्सेस। ठीक है। अच्छा, तो ये रहेगा कि तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते समय अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को एक जगह डिब्बे में बंद करके रखो और फ्रेश सुनो, तो मज़ा आएगा, है ना। और मज़ा आएगा एंड तक, ये मैं गारंटी देता हूँ। कई चीज़ें तुम्हें नई सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ज़्यादातर लोगों को, सबको तो नहीं, कई लोगों को मिलेंगी। ठीक है। अब वाई इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड बना ही क्यों? हमें व्हाट पता लग गया क्या होता है केमिकल बॉन्ड, क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड कर रहे हैं। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड पता लग गया कि वो कैसे बन रहा है, या तो कंप्लीट ट्रांसफर से बन रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। अब वाई की बात आ रही है कि केमिकल बॉन्ड बनी क्यों रहा है। केमिकल बॉन्ड बन रहा है इसलिए क्योंकि वो स्टेबिलिटी को अटेंड कर पाएगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को ला पाएगा। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन की नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेंड करने की कोशिश करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन से। अब ये ग्राफ बड़ा पॉपुलर है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाएं, तो अगर हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं, तो उस पॉइंट पे ये क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाती है। और जहाँ पे मिनिमम एनर्जी होती है, जिस पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, वहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। ये तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से जानते हैं कि जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो हम पास ला रहे थे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो मैक्सिमम स्टेबलाइज हुआ। अब तुमने कहा नहीं, अब हम और पास ले जाएंगे, और पास लाने से क्या होगा, बॉन्ड रप्चर हो जाएगा। बॉन्ड रप्चर होने से क्या होगा, बॉन्ड रप्चर होने से एनर्जी फिर से बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। क्या हुआ कि इन्फिनिटी से वर्क की अगर डेफिनेशन तुम लोग जो 12th में है खासकर, या पास में उन्हें तो ये पता होगा कि वर्क की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो वर्क की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हम यहाँ तक ला रहे, यही ग्राफ बनाते थे उसमें भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर्टिकुलर एक मिनिमम एनर्जी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और इस डिस्टेंस को हम क्या कह देंगे, बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड की, जो हमने 10th में भी पढ़े थे, थोड़े से पढ़े थे, ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे लोगों ने, क्योंकि 10th में तो हम ज़्यादा सीरियस थे नहीं। तो 10th में हमने पढ़ा क्या कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज आइदर 0 और वेरी लेस और लेस देन 1.7। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुए, दो एटम्स के बीच में जिनके बीच में या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुए, ऐसे दो एटम्स के बीच में जिनके बीच में या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, या बहुत कम है, या इनफैक्ट 1.7 से कम है ऑन पॉलिंग स्केल पे 1.7 से कम है, तो हम उसे क्या कह देंगे, ये क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स में मिलके एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, क्लोरीन के हमने भी एक शेयरिंग कर ली, ऑक्सीजन ने शेयरिंग करी, तो इससे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये बन गया। ये तो सिंपल बात थी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब बात करते हैं बॉन्डिंग थ्योरीज की। यहाँ से हमारा पहली बॉन्डिंग थ्योरी शुरू होने वाली है। यहाँ से थोड़ा कंसेप्चुअली हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके पढ़ेंगे, धीमे पढ़ेंगे, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा बॉन्डिंग, हो सकता है 6-7 लेक्चर लगे। मेरे 6-7 लेक्चर तुम अब समझ पा रहे होगे कि बहुत ज़्यादा है ना। कंटेंट ये बताना यार कमेंट करके कि कंटेंट कम तो नहीं लग रहा। अभी हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं 11th के, और 3 ही ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिए हैं, 3 ऑलमोस्ट क्या 3 ही पढ़ लिए हैं फिजिकल के। 6 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले 1 महीने में। तो ये बताना कंटेंट कम तो नहीं लग रहा है, सवाल लग रहे हैं ना सारे। और मेरी शीट में लेवल 1 और लेवल 2 तो कम से कम करना है मेंस के लिए, और लेवल 3 एडवांस के लिए, ठीक है। तो अब लुईस थ्योरी की बात करते हैं, लुईस एंड कॉसल थ्योरी फॉर बॉन्डिंग। लुईस और कॉसल थ्योरी में क्या किया उसने, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। उसने कहा कि न्यूक्लियस और अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। भाई जब एटम है तो एटम में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या है, एक मतलब मान लेते हैं 1s है, 2s है, या फिर एन के एलिमेंट है तो के शेल है, एल शेल है, एम शेल है। तो जो आउटर मोस्ट शेल है केवल वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसके अंदर वाले शेल और न्यूक्लियस दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। सिंपल बात लिखी हुई है, ये बात ध्यान रखना। इन बॉन्डिंग ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो हमने मान लिया कोई एटम था, एटम के जो ये चारों तरफ बनी हुई बाउंड्री, ये इनर इलेक्ट्रॉन प्लस क्या है, न्यूक्लियस है, और ये आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इनर शेल इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस को उसने कर्नल कहा। क्या कहा, कर्नल कहा। और कर्नल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कर्नल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ध्यान रहेगा कर्नल क्या है, कर्नल क्या है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है और जो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कर्नल क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड कर्नल, और कर्नल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सिंपल इज दैट। तो लुईस ने क्या किया कि CH4 का स्ट्रक्चर बनाने की सोची। CH4 का जब स्ट्रक्चर बनाने की सोची तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो CH4 के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि CH4 इज मार्स गैस, वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन गैसेस ऑन अर्थ। ये क्या है, मार्स गैस है, मतलब सबसे पुरानी गैसेस में से एक है। तो इसने क्या किया कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने की कोशिश की। अब जब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने की कोशिश की तो इस तरह से अरेंज किए जाएंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। भाई इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे कि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। अब रिपल्शन मिनिमम होने के लिए क्या चाहिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन हम, अगर हम सिमेट्री को भी मेंटेन रखना चाहें, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री, हम सिमेट्री का भी ध्यान रखेंगे। जब हमें कुछ नहीं आता तो हम चीज़ों को सिमेट्रिक रखते हैं। तुम देख लो, मतलब तुम ध्यान से देखो अगर, तो पूरी दुनिया में कोई भी हो जिसे कुछ नहीं आता तब भी वो चीज़ों को सही आता तो सिमेट्रिक तरीके से रखता है ना। कि जैसे मान लो कोई नारंगी बेच रहा है या संतरे बेच रहा है, अब संतरे को ठेली पे अगर लगा रहा है बंदा, उसे कुछ नहीं आता है, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, वो डिग्निटी से काम कर रहा है अपना, अच्छी बात है। लेकिन वो भी जब संतरों को अरेंज करता है तो वो स्टैक सिमेट्री में करता है, कितने सुंदर स्टैक होता है। तो पढ़े लिखे लोग भी जब किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सिमेट्री की बात करता है, क्योंकि अनसिमेट्रिक चीज़ें हम लोग दिमाग से नहीं सोच सकते, सिमेट्रिक सोच सकते हैं। तो हमने क्या करा कि क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, उनमें से रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऑल्टरनेटिंग कार्बन पे कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने की सोची। तो हमने क्या किया, यहां लिख देता हूं, इतने में लिखता हूं, ठीक है, कि वी हैव अरेंज्ड द 4 इलेक्ट्रॉन्स of carbon on alternate corner of cube to minimize repulsions।
रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए कहाँ रख दिया, ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर पे रख दिया। तो देखो जरा भाई, यहाँ पे कार्बन रख दिया बॉडी सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे क्या रख लिया, कार्बन। ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए। और फिर 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन ने अपना डबलेट पूरा कर लिया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। तो जब इसके बीच का एंगल निकाला गया तो 109 डिग्री 28 मिनट आ गया, एग्जैक्टली आया सेम जो एक्चुअल CH4 का था। तो लुईस को खुशी मिली, बोला अरे वाह मैंने तो कुछ कर दिया। अब जो कार्बन है यहाँ पे वो क्या है, वो टेट्राहेड्रली अरेंज है। कैसा अरेंज है कार्बन, कैसा है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है तो 2 हाइड्रोजन एक प्लेन में रहेंगे, एक प्लेन के अंदर रहेगा और एक प्लेन के बाहर रहेगा। डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डैश रिप्रेजेंट कर रहा है एटम गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर। डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भाई मैं जब जीओसी पढ़ाऊंगा तो फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो हम ध्यान रखेंगे इस बात को कि डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डैश रिप्रेजेंट कर रहा है एटम गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर। और वेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेज रिप्रेजेंट कर रहा है एटम कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर। एटम कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर, व्यूअर की तरफ एटम आ रहा है तो हम उसे कहेंगे वेज पे रखेंगे, और जब दूर जा रहा है तो उसे हम कहेंगे डैश पे। ठीक है, रखेंगे डैश पे। अब लुईस ऑक्टेट रूल क्या है, लुईस ऑक्टेट रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लुईस एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सिंपल बात है कि क्या कह रहा है कि एटम क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, एटम इसलिए बॉन्ड बना रहे हैं क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। एटम क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, एटम इसलिए बॉन्ड बना रहे हैं क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोजन वो अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है। हाइड्रोजन अपना क्या करना चाहता है, डबलेट कंप्लीट, क्योंकि उसे हीलियम जैसा बनना है। हाइड्रोजन अपना डबलेट क्यों कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि उसे हीलियम जैसा बन रहा है। और बाकी एटम्स को क्या बनना है, नियॉन बन रहा है या फिर आर्गन बनना है। तो हर चीज़ अपना क्या करना चाहती है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस atoms form bond to complete their octet. In case of hydrogen it want its doublet to complete. ठीक, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो लिथियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो अब कई लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि जैसे बेरिलियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए। नहीं, अगर हम बेरिलियम लिख रहे हैं तो कोशिश करके प्रोबेबली उससे इलेक्ट्रॉन्स को डॉट को दूर दूर रखने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने अपोजिट रखा। बोरॉन कार्बन को 4, नाइट्रोजन को 5, फिर धीरे धीरे पास आएंगे क्योंकि जगह खत्म होती जाएगी स्पेस में रखने के लिए। तो ऑक्सीजन के पास 6 हो गए और फ्लोरीन के पास 7 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो गए जो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात हो गई। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद हमें पता करना है कि हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। ठीक है, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। आज की क्लास केवल इसी पे डेडिकेटेड है कि लुईस के स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, और यहीं तक ही पढ़ेंगे। आज थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। जो नहीं बनेगा उसके लिए कमेंट करोगे और उसके सॉल्यूशन भी मैं साथ साथ देता जाऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर में पहला है बात आती है कि फॉर्मल चार्ज। देखो हर किताब में, हर मॉड्यूल में, हर कोचिंग में, हर टीचर का अपना एक नया तरीका होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का। मेरा भी अपना है। ठीक है, तो बिना ऑफेंड हुए, बिना परेशान हुए इस तरीके को सीखने की कोशिश करो और अपने तरीके से कंपेयर कर लो कि ज़्यादा मेरा तरीका वैलिड है या तुम्हारा ज़्यादा वैलिड है। हो सकता है तुम्हारा ज़्यादा वैलिड हो, मेरा कम वैलिड हो, चलेगा तब भी। ठीक है, हमारा नेट पर्पज़ ये है कि तुम्हारा जो अगर फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन है तो वो गलत ना लगे। ठीक, अगर मेरे तरीके से सही लग रहा है तो मेरे तरीके से लगाओ, और अपने तरीके से सही लग रहा है तो अपने तरीके से। कोई ज़रूरी नहीं इस तरीके को तुम याद रखो, लेकिन सुन जरूर लो जिससे पता लग जाए मेरा क्या है ना। चलो, तो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन पहले बात करते हैं। इट इज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल एज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल केमिकल बॉन्ड्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। मतलब क्या कर रहा है, इट इज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल एज्यूमिंग दैट the electron in all chemical bonds are shared between the atoms regardless of their electronegativities. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को छोड़ भी दें, रिगार्डलेस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव के बिना भी क्या है,
अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम ये चेक करेंगे कि उन पे कितना चार्ज आ रहा है। मतलब हम इवनली अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो हम ये देखेंगे कि उनकी नेसेंट स्टेट से, यानी कि जो नेचुरली अकरिंग स्टेट थी उससे अभी कंपाउंडिंग स्टेट में उसके पास कितना चार्ज आ रहा है। सिंपल बात है, ये फॉर्मल चार्ज की बात है। अब हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, इसके रूल्स है। ये रूल्स हैं, ये कहीं लिखे नहीं, ये मैंने लिखे हैं क्योंकि मेरा तरीका है इसलिए मैंने लिखे हैं। तो देखो कैसे है कि वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स और आयंस विच डू नॉट पजेस हाइड्रोजन एटम। इसकी पहली शर्त मैंने ये रख दी कि हाइड्रोजन एटम वालों को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड बनाना है। जहाँ जहाँ होगा तुम अपनी इंट्यूशन से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाइड्रोजन तो बन ही जाता है। ठीक, हाइड्रोजन तो बन ही जाता है। फिर हम क्या करेंगे, जब हम हाइड्रोजन का ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन नहीं लेंगे, है ना। अब वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर बाय यूजिंग द फॉर्मूला। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, 8 × n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब तुम्हें 8 तक की गिनती आनी चाहिए यार, और कुछ नहीं जरूरत है ना। तो 8 तक की गिनती आएगी तो 8 × n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल और आयन, और v क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल और आयन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल है तो सबके सम कर लेंगे आराम से, सबका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऊपर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, रूल नंबर 3 फॉर्मूला याद रह पाएगा, 8 × n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, 8n × v माइनस 8n माइनस v बाई 2। सिंपल सा है। नंबर 3 क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कैलकुलेटेड बाई एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें ऐड करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे पूरे मॉलिक्यूल्स के। ठीक, इन केस ऑफ कैटाइंस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी सब्ट्रैक्टेड इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उतने ही नेगेटिव चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब है बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है अपने पास से इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, रूल नंबर 4 कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम क्या करेंगे, अदर देन हाइड्रोजन और मेटल, मेटल और हाइड्रोजन को छोड़ के और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को छोड़ के लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, इतनी बात, 4 रूल हैं, और ये इडियट प्रूफ तरीका है, फुल प्रूफ नहीं, इडियट प्रूफ है। मतलब तुम्हें बहुत बड़ी मिस्टेक करनी पड़ेगी तभी तुम गलत बना सकते हो। तो चलो हम लोग कोशिश करते हैं। लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। अब मेरी बात ध्यान रखना कि अब मान लो कि तुम्हें CO2 बनानी नहीं आती है, तुम्हें CO2 का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, ये मान लेते हैं, हमें CO2 ड्रॉ करनी नहीं आती है। अगर हमें CO2 ड्रॉ करनी नहीं आती है और हमें ड्रॉ करनी है तो हम रूल से चलेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से रूल्स लगाएंगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए, 3। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन के पास 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो यानी कि 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में। ठीक, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस तरीके की खास बात यह है कि तुम्हें 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एग्जॉस्ट करना है, ना तो उन्हें बचाना है, ना कमी पड़नी चाहिए, ना तो 16 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ने चाहिए ना ज़्यादा पड़ने चाहिए, और हर एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकालेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स निकालेंगे। तो 8 × n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, तो 8 × 3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय, तो ये 4 आ गया नंबर। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, और ध्यान रखेंगे मैं तरीके को, बनाने के तरीके को ध्यान रखेंगे, और जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही करेंगे। पॉज कर लेना स्क्रीन, देख देख के धीरे धीरे करना, इसीलिए ये क्लास छोटी होने वाली है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सीखना ही है, इसके आगे तभी बढ़ पाएंगे जब ये सीख जाओगे। ठीक है, तुम्हें टाइम लगेगा बनाने में और गलत भी बनाओगे। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, कार्बन, और 2 ऑक्सीजन थे तो दोनों ऑक्सीजन को रख लिया हमने।
सामने सामने रख लिया क्योंकि सिमेट्री मेंटेन कर रहा है, तिरछा भी रखना चाहिए, रख लो। अभी शेप की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शेप हम बाद में देख लेंगे। अब ध्यान रखना, जब भी हम दो एटम्स के बीच में बॉन्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन इस सेंस में रखेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखेंगे, ये गलत तरीका, ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो ध्यान रख पाओगे ये बात कि हम डॉट डॉट लगाएंगे। अब हमें 4 बॉन्ड लगाने हैं, तो 4 बॉन्ड कैसे बनाए कि कम से कम 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो 2 बॉन्ड, एक एक बॉन्ड तो दोनों से होना चाहिए। अब एक बॉन्ड इधर लगा दिया क्योंकि 4 बॉन्ड लगाने थे, हमने 4 बॉन्ड लगा दिए। अब देखो जरा, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि कार्बन ने शेयर्ड किए हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास भी हैं और हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, तो बचे हैं 8, ठीक है। कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 4, तो 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है एज ऑफ नाउ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ये बात समझ में आ रही है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से पूछो कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले कहेंगे मेरे पास 4 है, क्योंकि जैसे कार्बन कह रहा था उसके पास 8 है, वैसे ये ऑक्सीजन कहेगा उसके पास कितने हैं, 4। तो उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम कहोगे 4 चाहिए सर, तो हमने 4 दे दिए, -4 कर दिया, अब बचे 4। अब राइट वाले ऑक्सीजन के पास भी देखो कितने हैं, 4, तो उसे कितने चाहिए, 4, तो हम 4 उसे दे देंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसे भी दे दिए। अब हमने 16 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको, हर एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट कर दिया, 16 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट कर दिया। तो जब हम इसमें सर्किल खींचेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो एटम है उसके बीच में, जो बॉन्ड के बीच से एक सर्कल्स खींचेंगे। बॉन्ड्स के बीच से सर्कल खींचा, कार्बन के पास, ध्यान सुनना मेरी बात, कार्बन के पास बॉन्डिंग से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट में 4, अभी भी कितने हैं, 4, तो कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आया, यानी कार्बन पे फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। ऑक्सीजन के पास 6 थे, तो ऑक्सीजन के पास अभी भी 6 हैं, तो 0, ऑक्सीजन के पास 6 थे, अभी भी कोई चार्ज नहीं, तो किसी पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आया, तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये बन गया स्ट्रक्चर CO2 का। अब तुम कहोगे सर ये तो हमें आता था पहले से ही, इतनी मेहनत क्यों करी, बिल्कुल करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आगे जो तुम्हें नहीं आते वो ही तो बनाना सीखोगे ना यार, तो उसके लिए मेहनत तो पड़ेगी थोड़ी सी। अब अगर कोई कहे कि सर ये तो बिल्कुल आपको पता था स्ट्रक्चर इसलिए बना दिया, हम इसे नए तरीके से बनाएंगे, कैसे कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये फर्स्ट वे था, ये सेकेंड हम लिखते हैं इसका, है ना, कि कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, कार्बन को बीच में रख लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन किनारे किनारे रख लिया, और 3 बॉन्ड लगाने थे, तो सर हम ऐसा लगाएंगे भाई, एक कार्बन से दोनों को एक एक बॉन्ड तो दे दिया और एक तरफ 3 रख देंगे, क्योंकि 2 एटम्स के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए 3 बन सकते हैं, 4 भी बनते हैं लेकिन अभी फिलहाल 3 बन रहा है, ठीक। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 16 में से 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बचे 8। ये भाई तरीका सही लग रहा ना, कि अब तो हम अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी तो कर ही सकते हैं ना, किसी के मन में डाउट हो तो जरा इस वाले कार्बन को, इस वाले ऑक्सीजन को देखना, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास अभी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कितने चाहिए, 2 चाहिए। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, लेफ्ट वाले के पास अभी कितने हैं, 2 हैं, तो इसे कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो इसे 6 इलेक्ट्रॉन दो, इसे 6 दे दिए, तो सारे 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 0 बचा, सब कुछ ओवर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सर्कल्स बनाएंगे। तो एटम्स के चारों तरफ हमने सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, एटम्स के चारों तरफ हमने क्या ड्रॉ कर दिए, सर्कल्स। कार्बन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, यानी फॉर्मल चार्ज आ गया 0। ऑक्सीजन के पास पहले 6 थे, अभी 5 हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, यानी कि +1, 1 इलेक्ट्रॉन गया, यानी इलेक्ट्रॉन कम हुआ, नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस ऑक्सीजन के पास पहले 6 थे, अभी 7 है, काउंट कर लो भाई जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे आ गया -1। तो कैसे बनाएंगे, कार्बन से
3 बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ आ गए, 1 बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ आया, इस पे आया +1, इस पे आया -1। ये भी एक CO2 का स्ट्रक्चर है, ये भी एक CO2 का स्ट्रक्चर है। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं आपस में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन कौन ज़्यादा स्टेबल है? दैट स्ट्रक्चर विल बी मोर। रेजोनेंस के बारे में बात हम लोग 1, 2, 4, 6 क्लास के बाद करेंगे, जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा ढंग से, ठीक है। जीओसी में ही पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, यहाँ तो नहीं करेंगे रेजोनेंस को। तो दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर will be more stable which has least charge। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें चार्ज लीस्ट है, इसी वजह से जब भी हम CO2 बनाते थे तो हम CO2 डायरेक्टली ऐसे बना देते थे बिना दिमाग लगाए। अभी तक बात समझ में आ रही होगी, ढंग से आ रही होगी। अब जैसे CO3 2- बनाना है, CO3 2- बनाने के लिए क्या करें? CO3 2- बनाने के लिए सबसे पहले लिखें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए भाई? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? कार्बन के पास 4 हैं, 6 ऑक्सीजन के, 6 ऑक्सीजन के, 6 ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये कितने हो गए? 24। तो क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने आ गए? 8 × 4 - 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। ठीक, कितने आ गए? 4 आ गए। अब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? कार्बन। 3 ऑक्सीजन है तो सिमेट्रिकली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और सबको एक एक बॉन्ड तो देना ही था। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल आसानी सीखो कि एक एक बॉन्ड देना था। इसे लूप पे लगा के दोबारा 2-3 बार देख लोगे तो बन जाएंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो देना ही था। अब एक बॉन्ड बचा हुआ है तो हमने मान लिया कि वो यहाँ पे है। तो देखो कार्बन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स थे जिनमें से 8 खर्च हो गए तो बचे 16। अब इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट देखो कितने की है, जल्दी कमेंट करके बताओ इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 4 की। तो इसे हमने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो कमेंट करना, लुईस थ्योरी दोबारा से और क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेक्चर को इसीलिए छोटा रख रहे हैं तो मैं अलाउ कर रहे हैं कि तुम थोड़ा और इसे विजुलाइज कर लो। ठीक, इस ऑक्सीजन को 6 की रिक्वायरमेंट है, इस ऑक्सीजन को भी 6 की रिक्वायरमेंट है। अब पूरे कंप्लीट हो गए क्योंकि 4 पहले दिए थे और फिर 6 और फिर 6, तो ये 0 हो गया, तो ख़त्म हो गई कहानी। फिर सर्किल खींचेंगे, एटम्स के चारों तरफ क्या खींच दिए? सर्किल। इसीलिए बॉन्ड हमने वैसे बनाए थे। और ध्यान रखना, जैसे नहीं बनाने गलत तरीका, वैसे बिल्कुल बना लोगे तो फिर बनेगा नहीं और तुम्हारे दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केवल जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसे फॉलो करो। कार्बन के पास पहले कितने थे? जल्दी बोलो, कार्बन के पास पहले कितने थे? कार्बन के पास पहले थे 4, अभी भी 4 है। कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, 0। इस ऑक्सीजन के पास पहले 6 थे, अभी भी 6 हैं, फॉर्मल चार्ज 0। राइट वाले ऑक्सीजन के पास पहले 6 थे, अभी 7 है, तो -1। लेफ्ट वाले के पास पहले 6 थे, अभी 7 है, तो -1। तो क्या बन गया? CO, O- और O-। ये बन गया आसानी से। ठीक है, अब NO3 तुम्हें बना के रखना है। ठीक है, NO3 तुम्हें बना के रखना है। NO3 का तुम स्ट्रक्चर बना के रखोगे। ये लेक्चर हम यहीं रोकेंगे। लुईस थ्योरी सेकंड लेक्चर फिर से यहीं से शुरू करेंगे, लुईस थ्योरी से ही शुरू करेंगे और बहुत सारे स्ट्रक्चर तुम्हें बना के मैं दिखा दूंगा। ठीक है, NO3 के अलावा भी अगर बनाने हैं तो NO3 बना लो। चलो N2O और SO3 ये 3 बना के रखना, या SO3, इतने होमवर्क करके रखना, यहाँ तक कर लेना। ठीक है, ये मैं सारे स्ट्रक्चर बनाऊंगा अगली क्लास में, लेकिन तुम यहाँ तक होमवर्क तक करना इतना। कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं मैंने, क्या क्या करा है?
मैंने तुम्हें 2 बना के दिखाए, NO3 माइनस तुम्हें बनाना है, N2O बनाना है, SO3 बनाना है, SO3 2 बार लिख दिया सॉरी, SO3 बनाना है, यहाँ पे हटा देते हैं SO3 को, SO3 बनाना है, और फिर ये कुछ होमवर्क के लिए एनाइंस हैं, इनके भी बना के रखने हैं। तो 10 स्ट्रक्चर तुम्हें बना के रखना है, ये होमवर्क है। और आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। इस होमवर्क के सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, सब बने हुए मिलेंगे तुम्हें स्ट्रक्चर्स, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये क्लास छोटी थी क्योंकि इसमें लुईस थ्योरी की बात हो रही थी और तुम्हें अलाउ कर रहे हैं होमवर्क करने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे होमवर्क करना, और अगली क्लास आने से पहले सब लोग कमेंट करना कि सर मैंने होमवर्क कर लिया है, तभी अगली क्लास देखने का फ़ायदा होगा। ये मान के चलो कि ये लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और यार हाँ, एक चीज़ और कहना भूल गए कि यार शेयर करो, 1 to 10 हमें करना था, एक बच्चा 10 बच्चों को लाएगा, ये प्रॉमिस किया तुमने मेरे से। ये कमेंट करके बताना कि प्रॉमिस किया है कि नहीं किया, कि हम ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, ओके बाय बाय, टेक केयर।